हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे हम लोग ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड में आप लोग का एनी स्पेसिफिक डाउट? ओके, नो डाउट। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने शायद कल कुछ क्वेश्चन दिया था आपको, कुछ किसी को याद है? मैंने क्वेश्चन पूछ के मैंने आपको बोला था कि घर में थोड़ा इसको सोचना कैसे होगा। किसी को कुछ भी याद है? किसी को याद नहीं? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभिप्सा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए अभिप्सा जी। हाँ सर, वो जो क्वेश्चन था कि एक कॉइन को हम लोग रेफ्रिजरेट करके उसको एक बकेट में डाल देंगे तो वो वाटर लेवल जो एल डैश था वो क्या होगा सर? आई थिंक दैट विल बी लेस देन एल, डिक्रीज, वाटर लेवल विल डिक्रीज। वाटर लेवल विल डिक्रीज, क्यों? सर क्योंकि अगर जब हम लोग वो आइस क्यूब को डाल दिया होगा, वो धीरे धीरे करके मेल्ट होके फिर जितना लेवल होगा आ, उतने में आ जाएगा। फिर जब कॉइन नीचे जाएगा नीचे की तरफ तो वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, और कोई इसका आंसर देगा? ओके, देखो इसका आंसर जो मैंने बोला था कि अगर सपोज एक कॉइन को आप लेते हो, कॉइन को अगर फ्रीज कराते हो तो उसके चारों तरफ सपोज ये अगर हम लोग का कोई कॉइन है, ठीक है। कॉइन को अगर आप फ्रीजर में डाल देते हो तो इसके चारों तरफ आइस जमा हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको आपको क्या करना है कि इसको फिर आपने वाटर में डाल दिया तो पहले तो ये वाटर में तैरेगा, है कि नहीं? क्योंकि आइस है, आइस तो फ्लोट करता है। फिर धीरे धीरे आइस मेल्ट हो जाएगा, तो आइस पूरा का पूरा मेल्ट होते ही कॉइन नीचे गिर जाएगा, राइट। तो नीचे गिरते ही ये जो वाटर लेवल है ये बढ़ेगा कि घटेगा? अब इसमें दो चीज है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना है कि होता क्या है कि नॉर्मली डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस इज स्लाइटली लेस देन डेंसिटी ऑफ आइस। होता क्या है, देखो डेंसिटी ऑफ आइस के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, वाटर से। तो अगर हम उसको अगर आइडियल केस सोचें कि दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर अगर इक्वल है, तो इस केस में इसका आंसर होगा कि वाटर लेवल विल रिमेन सेम। वाटर लेवल जो होगा वो हम लोग का सेम होगा, मतलब इस कॉइन की वजह से जो वाटर लेवल जो डिस्प्लेस होगा ना वो बहुत बहुत छोटा होगा। बेसिकली आप देखो, बेसिकली होता क्या है कि अगर ओके, ये अगर कॉइन वाला, यस, कॉइन वाला अगर हम लोग देखेंगे तो कॉइन वाला जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, कॉइन वाले के लिए ये डिक्रीज होगा। ये ये वाला परफेक्ट है, ठीक है, कि हमारा वाटर लेवल होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी जो आइस जो वॉल्यूम को जो डिस्प्लेस कर रहा है, इट इज ड्यू टू वेट ऑफ द इट इज ड्यू टू वेट ऑफ दिस। तो अगर हम सब आइडियल केस ले तो क्या होगा कि जैसे ही ये कॉइन हमारा मेल्ट, मतलब कॉइन हमारा गिर जाएगा और ऐसे ही हमारा वाटर लेवल इस केस में डिक्रीज होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक एक दो दो यहाँ पे ना और दो तीन पॉइंट है जिसको कि आपको जानना जरूरी है। वो है कि अगर सपोज हम कोई कंटेनर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली और भी बहुत कुछ बोलना है मगर उतना टाइम नहीं होगा मेरे पास। सपोज एक प्योर आइस, अगर हम प्योर आइस के बारे में बात करें और प्योर प्योर आइस को आपने रखा, भीतर में कुछ नहीं, कॉइन वाइन कुछ नहीं है, ठीक है। आपने एक प्योर आइस को रखा, ठीक है। आपने जैसे ही इस आइस को रखोगे आइस तो फ्लोट करेगा। पहले ये तो फ्लोट करेगा ना। तो सपोज द वाटर लेवल था एल। अब धीरे धीरे क्या होगा, ड्यू टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर गेन करेगा, धीरे धीरे ये जो प्योर आइस है ये मेल्ट हो जाएगा। अब ये जो मेल्ट होगा, मेल्ट होके अब मान लो पूरा पूरा वाटर आ गया। अब जो वाटर लेवल होगा ना एल डैश, ये वाटर लेवल क्या होगा, तो ये वाटर लेवल इक्वल ही होगा। ये दोनों इक्वल ही होगा। जब आइस फ्लोट कर रहा था तब और जब आइस पूरा मेल्ट हो गया तब दोनों सेम ही होगा, ठीक है। दोनों सेम ही होगा, क्योंकि
हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं ना, डेंसिटी ऑफ आइस हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर ले रहे हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों वाटर लेवल सेम होगा, ठीक है। बट अगर यही वाला, अगर मैं कोई हेवी लिक्विड ले लेता हूँ, अगर हेवी लिक्विड ले लेता हूँ एंड अगर यहाँ पे अगर आप आइस को रखते हो और आइस अगर मेल्ट होता है तो वाटर लेवल विल इंक्रीज। वाटर लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। मैंने क्या बताया, सुनो ध्यान से। अगर आप कोई डेंसर अगर लिक्विड लेते हो, उस डेंसर लिक्विड पे अगर ये आइस अगर फ्लोट करता है, ठीक है, तो आइस जब मेल्ट करेगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एडिशनल वाटर अब आ जाएगा, ठीक है। दैट्स द रीजन दैट हम लोग बोलते हैं ना कि समुद्र में जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स क्या होता है, ग्लेशियर्स होता है जिसमें कि बर्फ सब जो फ्लोट करता है, आइसबर्ग सब। तो ये आइसबर्ग सब फ्लोट करता है, अब वो वाटर में फ्लोट कर रहा है, और हमें पता है कि अगर वाटर में अगर आइस फ्लोट करेगा तो वाटर लेवल तो सेम ही होगा। तो फिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम लोग आइस आइस मेल्ट कर रहा है तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सी वाटर होता है ना, जो सी वाटर जिसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे कि बड़े बड़े जो जो बर्फ होते हैं, ये सी वाटर का डेंसिटी प्योर वाटर से ज्यादा होता है। अब अब अगर ये सब बर्फ गल जाएगा तो ऑब्वियसली वाटर लेवल बढ़ेगा। बट अगर सी वाटर प्योर वाटर होता तो प्योर वाटर में आप जितना चाहे उतना बर्फ ले लो, वो बर्फ जब गलेगा तो आपका वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, आप लोग देखो प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको और एक दो चीज बता रहा हूँ, वो है आपको कुछ कुछ मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत काम का आता है, ठीक है। एंड इसको आप डिराइव भी कर सकते हो। जैसे एक दो चलो बर्नौलीज थ्योरम से देखते हैं, एक दो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप ये आप इसको याद रख लेने से ज्यादा फायदा है। इसको आप डिराइव कर सकते हो, हर चीज आप डिराइव कर सकते हो। बट अगेन मेरा यही मानना है कि अगर उसका शॉर्टकट अवेलेबल है, अगर उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो याद रख लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसपे आपने लिक्विड को रखा है एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक हाइट पे, सपोज ये वाला हाइट है, सपोज ये वाला हाइट है y, ठीक है। इस y हाइट पे एक होल है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, ठीक है। एंड ये जो वाटर है, जो हमारा टॉप पोर्शन है, ठीक है, इसका एरिया एकदम टॉप पोर्शन का एरिया हमारा a है, ठीक। ओके, मान लो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला हाइट है x, तो एक्स वाई हो गया टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस। नाउ if you allow this if you allow this water to come down, if you allow this liquid to come down, then what will happen, ये ऐसे करके जाएगा। एंड हमें पता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन पे हम लोग दो इंस्टेंट पे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हम लोग दोनों जगह पे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि प्रेशर, your sum of kinetic head, pressure head and potential head, that is gravity head, remains same for non-viscous and incompressible। ये याद रखना कि ये जो हम लोग जो ये जो रिलेशन लेते हैं ना, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो हम लोग लेते हैं, दिस इज एप्लीकेबल, मीन्स दिस इज नथिंग बट बर्नौलीज प्रिंसिपल। It is valid for, always remember, it is valid for non-viscous and incompressible fluid। ये non-viscous and incompressible fluid के लिए applicable होता है। Incompressible fluid का मतलब होगा कि density will not vary, and non-viscous का मतलब होगा there should not be any relative opposition by the, there should not be any opposition by the रिलेटिव लेयर्स। जो भी लेयर्स है, लेयर्स के बीच में कोई भी ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला, ये थ्योरम एप्लीकेबल होता है ना। अगर हम इस थ्योरम को पॉइंट ए एंड इस छोटा सा होल में अगर लगाएं, मतलब अगर टॉप पोर्शन पे एंड अगर यहाँ पे लगाएं,
तो हमारे पास एक अच्छा खासा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है कि ये कितना वेलोसिटी से नीचे आएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कितना वेलोसिटी से ये नीचे आएगा। तो मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना, ये बहुत काम का चीज है। v इज इक्वल टू, देखो अगर अगर ये इसमें मैं ये दोनों चीज लिख रहा हूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, दिस इज द इट इज द जनरलाइज्ड रिजल्ट, इट इज द जनरलाइज्ड रिजल्ट। ये इस लिक्विड का वेलोसिटी होगा v, इस वेलोसिटी से ये इधर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हम लोग का h है, दिस h इज, एक काम करते हैं, इसको हम लोग h कर देते हैं, क्योंकि जितना हाइट ऊपर है ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का h है, दिस इज h, ठीक है। तो रूट ओवर 2gh बाई 1 माइनस दिस। अब इसमें एक चीज याद रखना कि इफ a इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल A, तो अगर बहुत छोटा होता है, मतलब a अगर बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो a स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर, इट विल बी अप्रोक्सीमेट, मतलब 1 माइनस दिस विल बी इक्वल टू 1। तो अगर ये केस होता है जिसमें कि, अगर देखो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ए हम लोग का छोटा है कि नहीं, वो आपको बोल देगा कि वेरी स्मॉल साइज होल, या पॉइंट होल, या एक पिन होल, ऐसा कुछ ना कुछ आपको एक वर्ड, एक कुछ लगा देगा होल के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि वो साइज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस, this velocity of this water which is coming out, it is given by root over 2gh, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, याद रखना। ये वाला कब लिखेंगे, जब दिस एरिया ऑफ द होल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द दिस टॉप मोस्ट पोर्शन। अगर ये नहीं होगा, अगर ये केस अगर नहीं होता है, तो ये लगाना है। और एक बार पूछा जाता है कि कितना टाइम लगेगा, ये जो है ना, सपोज t इक्वल टू 0 पे ये वाला लिक्विड जो है वो फ्लो होना शुरू किया, तो कितने देर के बाद पूरा खाली हो जाएगा। देखो अब खाली एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना ही खाली हो पाएगा, क्योंकि होल जहां पर है उसके ऊपर तक ही वो मैक्सिमम खाली कर पाएगा। ये वाटर तब भी रहेगा, ये लिक्विड तब भी रहेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर हमें निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये खाली हो जाएगा, तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये मैं आपको उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, इसको याद रख लेना। a बाई स्मॉल ए, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए, रूट ओवर 2 बाई g, एंड रूट ओवर ये होगा h, मतलब आप जो भी होल के ऊपर वाला जो पॉइंट होल है जहां से वो पानी निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, तो दिस होल प्लस y, रूट ओवर h प्लस y माइनस रूट y, दिस इज द time of, it is the time during which entire liquid will come out from the hole, ठीक है। तो ये दोनों बहुत बार काम आता है। एंड ये थोड़ा ध्यान देना कि इसमें कैपिटल ए बाई स्मॉल ए है, ठीक है। ओके, देन देखो सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, मतलब कैसा क्वेश्चन आ सकता है। लेट अस सी ऑल दिस थिंग। विस्कोसिटी अभी तक मैंने नहीं बताया, विस्कोसिटी बताता हूँ। चलो पहले विस्कोसिटी से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो हम लोग विस्कोसिटी जो बात करते हैं ना, विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड, ये विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है इट इज द ऑपोजिशन गिवन बाय एनी फ्लूइड मीडियम, इट इज द ऑपोजिशन गिवन बाय एनी फ्लूइड मीडियम। तो ये सिर्फ फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। फ्लूइड में लिक्विड एंड एयर दोनों आ जाएगा, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि सपोज हमारे पास एक इस टाइप का देखो कि इसमें सपोज लिक्विड फ्लो हो रहा है। विस्कोसिटी का दो फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है, तो हम लोग पहला फॉर्मूला देखते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग लिक्विड को ना लेयर वाइज एज्यूम करते हैं कि ये लेयर वाइज जा रहा है, ठीक है। तो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन वाला लेयर को देखो, सपोज इसका स्पीड है v, ठीक है। इसको v1 ले लेते हैं टॉप मोस्ट पोर्शन को, एंड जो सबसे नीचे में जो जा रहा है, ठीक है। हम लोग का लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। लिक्विड हम लोग का ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप, जो बॉटम मोस्ट जो लेयर है,
उसका स्पीड अगर v2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर सपोज y है, तो ये जो है ना v2 माइनस v1 बाय y, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाई dx। ठीक, ओके। नाउ इसमें हो क्या रहा है कि विस्कोसिटी में क्या होता है कि एक लेयर उसके साथ जो और एक लेयर जो एकदम जस्ट टच में है उसको वो अपोज करता है, इस लेयर को अपोज करता है। तो इन दोनों लेयर के बीच का जो सरफेस है ना, उसकी वजह से एक अपोजिशन मिलता है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। एंड दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू एटा ए dv बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं क्योंकि ये जिधर मोशन कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है, विस्कस फोर्स जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये dv बाय dx जो हो गया, ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। ए क्या हो गया, ए हो गया ये जो एरिया ऑफ द लेयर, ये एरिया ऑफ द लेयर हो गया। ठीक है, एंड एटा क्या हो गया, एटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेसिकली इट विल टेल यू कि ये जो मीडियम है वो कितना हमें अपोज कर रहा है मोशन को। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ईटा अगर ज्यादा होता है, इफ ईटा इज हाई, फॉर एग्जांपल आप अगर हनी जो नहीं होता मधु, अगर आप हनी के बारे में बात करो तो इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर हम वाटर के बारे में बात करें एज कंपेयर टू हनी, तो वाटर का जो विस्कोसिटी होता है वो कम होता है। इसीलिए अगर सपोज एक पर्टिकुलर टेबल पे अगर आप एक बार हनी को अगर आप गिरा दो कहीं पे, और यहाँ पे अगर वाटर को गिरा दो, तो कौन ज्यादा फ्लो करेगा, वो आपको वाटर ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि इसमें विस्कोसिटी कम होता है, उसमें विस्कस फोर्स कम लगता है। जबकि हनी जो है वो बहुत डेंस होता है, उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होता है, वो ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसका लेयर सब उसको अपोज करेगा मोशन करने में। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग विस्कस फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास और एक विस्कोसिटी का और एक फॉर्मूला है। देखो ये F इसमें क्या है, विस्कस फोर्स। हमारे पास विस्कस फोर्स का और एक रिलेशन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, सेकंड वाला। उसमें क्या है कि सपोज अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ऑफ लेट्स से रेडियस r, अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ऑफ रेडियस r, एंड ये अगर v स्पीड से एक मीडियम में फ्लो कर रहा है ये एक मीडियम है, ठीक है, इस मीडियम में फ्लो कर रहा है, तो इस मीडियम का ये फ्लूइड मीडियम है, तो फ्लूइड मीडियम का कुछ ना कुछ तो कोफिशिएंट होगा, तो ये मान लो इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसका मोशन को ये जो फ्लूइड है वो रोकेगा, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई एटा RV। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला हुआ। एक हुआ कि जब जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, अगर वो लेयर वाइज अगर मूव कर रहा है, अगर उसका लेयर वाइज है, तो हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू दैट एटा ए dv बाई dx। एंड अगर ये ऑब्जेक्ट अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और ये अगर फ्लूइड मीडियम में अगर मूव कर रहा है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 6 पाई एटा RV। ये दोनों ही विस्कस फोर्स है, राइट। ठीक है, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं एक कैपिलरी ट्यूब का, ठीक है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ चीज देख लेते हैं। देखो सरफेस टेंशन में होता क्या है कि अगर सपोज देखो हर सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक सरफेस एनर्जी होता है। ये सरफेस एनर्जी क्या होता है, देखो सपोज कि एक पर्टिकुलर कोई एयर बबल या सोप बबल है, ठीक है, तो ये अभी सोप बबल है, सपोज R इसका रेडियस है R। अब ये थोड़ा देर के बाद क्या हो गया, इसको आपने बड़ा कर दिया, इसी बबल को सपोज आपने बड़ा कर दिया, ठीक है, एंड ये विदाउट एक्सप्लोड, मतलब विदाउट उसको फुटाए हुए आपने इसको किसी तरह से बड़ा कर दिया, इसका साइज बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि देखो इन लोग का ना सरफेस एनर्जी, इसका सरफेस एनर्जी बढ़ गया, तो इसमें जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन अगर हम निकालें कि हमको ये जो छोटा वाला बबल से बड़ा वाला बबल बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि
हम लोग इन लोग का एरिया निकालेंगे कि एरिया में कितना चेंज हुआ। हम लोग निकालेंगे कि एरिया में कितना चेंज हुआ, ठीक है। एरिया में जितना चेंज हुआ इनटू सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड, जिस लिक्विड का ये बबल बना हुआ है या फिर ये लिक्विड ड्रॉप है उसका सरफेस टेंशन। तो हम क्या करेंगे, एरिया डिफरेंस निकालेंगे। सपोज पहला एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद वाला एरिया क्या हुआ, पाई आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर into surface tension of this liquid of which it is formed, ठीक है। तो इसका बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है बहुत। तो ये आपको सिर्फ क्या करना है कि इंक्रीज इन एरिया निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे बहुत बार बोला जाता है कि दो बबल है, दोनों मिलके एक बबल हो गया, तो ठीक है, दोनों मिलके एक बबल हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालो, इन दोनों का एरिया निकालो, एंड ये इनिशियल एरिया निकालो, टोटल एरिया, फाइनल टोटल एरिया निकालो, दोनों का माइनस करो, जो भी आएगा उसके साथ सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई करो, दैट इज द वर्क डन, ठीक है। तो ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं इतना ही एनर्जी उसमें स्टोर हुआ था, इतना ही सरफेस एनर्जी स्टोर हुआ था। तो इन दिस वे वी कैन डू इट, ओके। देखो यहाँ पे मैं आपको इसका डिफरेंस बता रहा हूँ, ये शायद मैंने एक बार बता दिया है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, एंड एक एयर बबल है, ठीक, एक एयर बबल है, एक सोप बबल है। देखो इसमें 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 होता क्या है, लिक्विड ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक ड्रॉप है, ठीक है, भीतर में क्या है, यहाँ पे भीतर में लिक्विड है, भीतर में लिक्विड है एंड चारों तरफ एयर है, इसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। एयर बबल क्या होता है, एयर बबल होता है कि भीतर में एयर होगा एंड आउटसाइड में लिक्विड है, ठीक है। जैसे ये वाला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर जो पानी का बुलबुला जो उठता है वो कुछ ऐसा होता है कि नहीं। तो ये जो है दिस इज, देखो हर तरफ लिक्विड है एंड बीच में एयर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एयर बबल। एंड सोप बबल क्या बोलेंगे, सोप बबल बोलेंगे कि ये एक होलो टाइप का एक है, ठीक है, ये होलो रहता है एंड यहाँ पे भी एयर रहेगा, बाहर में भी एयर रहेगा, बीच में हम लोग का सपोज सोप लिक्विड बबल या सोप बबल कुछ भी बोलो, तो भीतर में ये लिक्विड रहता है या ये साबुन रहता है, ठीक है। इसमें जो हम लोग का जो काम का बात है वो ये है कि इसमें देखो फ्री सरफेस हम लोग बोलते हैं कि जो एयर के साथ जो कांटेक्ट में है ना वो वाला सरफेस। तो इसमें फ्री सरफेस 1 है, इसमें फ्री सरफेस 1 है, इसमें फ्री सरफेस कितना है, इसमें फ्री सरफेस 2 है, एक भीतर वाला एक बाहर वाला, ठीक। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, वो इसमें करते हैं कि कोई भी चाहे ड्रॉप लो या बबल लो, ठीक है, चाहे ड्रॉप लो या बबल लो, इनका ये जो इंटरनल प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। ये ऑब्वियस है, क्योंकि अगर इंटरनल प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये बबल ही मतलब फूट जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आउटसाइड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया इंटरनल प्रेशर से, इनसाइड प्रेशर से, तो ये जो बबल है ये ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बबल और ड्रॉप, for existence of any bubble or drop, inside pressure is always greater than outside pressure। और ये कितना ज्यादा होता है उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। So excess pressure inside a liquid drop or air bubble is given by 2T by R, ठीक है। देखो यहाँ पे T हो गया सरफेस टेंशन, R हो गया रेडियस, बट यहाँ पे ये जो 2T by R की है दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वन फ्री सरफेस। जहां जहां वन फ्री सरफेस होगा उसके लिए एप्लीकेबल है, अगर दो फ्री सरफेस होगा तो 2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन एप्लीकेबल होगा लिक्विड ड्रॉप के लिए एंड एयर बबल के लिए। तो लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल में हम लिखेंगे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और बबल इज इक्वल टू 2T by R, whereas सोप बबल में दो फ्री सरफेस होता है, तो यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू 4T by R, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्यों लिखे,
क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, दो सरफेस है जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में है, राइट। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। ओके, छोटा सा सवाल क्या है कि सपोज हमारे पास एक इस टाइप का एक हॉलो रोड, एक हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप, ठीक है। एंड हमने इस एंड पे एंड इस एंड पे हमने यहाँ पे एक बबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बड़ा वाला बबल है, राइट। ये हम ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, दोनों ही बबल है, ठीक है। आप एयर बबल लो या जो भी बबल लो, ठीक है, ये बबल है, ठीक है। मान लो सोप बबल, चलो सोप बबल हम ले लेते हैं। ये भी एक सोप बबल है, ये भी एक सोप बबल है। एंड यहाँ पे सपोज अभी हमने क्या किया, एयर को फ्लो होने से अभी हम रोक रहे थे, ठीक है। एंड आपको जब मैंने दिया उस पर्टिकुलर टाइम पे t = 0, आपको जो दिखाई दे रहा है वो है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। एंड अभी हमने क्या किया है कि इसको अभी मैंने स्टॉप कर दिया है। अब मैंने क्या किया, इसको t = 0 पे मैंने इसको क्या किया, ओपन कर दिया। हमने ओपन कर दिया ताकि हवा इधर से इधर या इधर से इधर जाए। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो बताओ कि क्या, कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। आपको मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा वो आपको बताना है, ठीक। आपको बताना है कि size of A increases and B decreases, size of A decreases and B increases, C, size of A and B both increases, चौथा है साइज ऑफ ए एंड बी बोथ डिक्रीजेस। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, कुछ भी दिमाग लगाओ, चलो ट्राई योर बेस्ट टू डू इट। जैसे ही हमने t = 0 पे जैसे ही हमने इस ब्लॉक को हटा दिया, आई हैव रिमूव द ब्लॉक, ठीक है। जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को हटा दिया तो एयर अभी पास होगा, ठीक है। तो किधर से किधर पास होगा, एंड बताओ इन 4 में से कौन सा सही होगा। All of you try to do it. बताओ, हर कोई करो। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें, बाइंड फोर्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। Then we will go to अच्छा, श्रीमुग्धा जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए श्रीमुग्धा जी। सर सेकंड वाला राइट होगा। क्यों? सर क्योंकि छोटे बबल में ज्यादा प्रेशर होगा, तो जिस तरह से ज्यादा प्रेशर होगा तो छोटा बबल स्ट्रिंग कर जाएगा और बड़ा बबल बड़ा होता ही जाएगा। श्योर? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, देखते हैं। विभव जी बताइए। सर ए नहीं तो डी। सर ए इसलिए क्योंकि अगर ढक्कन खोल देंगे देन एयर पास करेगा, करेगा ए बबल की ओर, और बी डिक्रीज करेगा और दोनों इक्वल साइज के हो जाएंगे। और एक केस है जब ये खोल लेंगे तो एयर सीधे चले जाएगा इन दोनों का, और कुछ एयर अंदर नहीं रहेगा बबल में, ए और बी में। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या आंसर सही है। हाँ गुड। देखो ये इसमें हो क्या रहा है कि हमें कुछ भी करने से पहले देखना है कि जो हम ये इस स्टॉपर को जो लगाए थे, स्टॉपर को खोलने से पहले ए के भीतर में प्रेशर कितना है, बी के भीतर में प्रेशर कितना है, वो पहले हमें देखना है, ठीक है। तो ए के भीतर में जैसा कि अभी मैंने बताया था कि किसी भी बबल में जो एक्सेस प्रेशर, जो इनसाइड में जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर हम लोग क्या लिखते हैं,
2t बाय r। इसका मतलब है एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो किसका रेडियस छोटा है? देखो अगर हम आर ए एंड आर बी के बारे में बात करें तो आर ए इज लेस देन आर बी। इसका मतलब है कि एक्सेस प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? एक्सेस प्रेशर एक के भीतर में ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड बी, राइट। तो अब जैसे ही हम इसको हटा दिए तो ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर किसी रीजन में हाई प्रेशर है, दूसरे में लो प्रेशर है, तो एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो सिंस ए के भीतर में ज्यादा प्रेशर था, बी पे हमारा कम प्रेशर था, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे योर एयर विल फ्लो फ्रॉम, ये जो ए के भीतर में ही जो एयर है ना, वही एयर फ्लो करके बी की तरफ जाएगा। तो बी का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा एंड ए का साइज छोटा होने लगेगा, जो कि श्रीमुग्धा जी ने बोला था। ठीक है विभव जी, समझ में आया? ओके। अभी देखो यहाँ पे इस टाइप का हम लोग और एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं अभी हम लोग देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके पहले मैं बाइंड फोर्स के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। बाइंड फोर्स के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बाइंड फोर्स क्या होता है। बाइंड फोर्स होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में रहेगा तो फ्लूइड उसको एक प्रेशर देगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। ओके, तो ये जो बाइंड फोर्स होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। ये बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगेन जी इफेक्टिव क्या होगा? जी इफेक्टिव मैंने इसलिए लिखा है सो दैट कि आप जी प्लस ए कर सको, जी माइनस ए कर सको, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी कर सको। तो ये सब के लिए जी, स्पेशली जी प्लस है, जी माइनस है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बीकर लिया, ऐसे हमने कोई बीकर लिया है एंड अगर हम उसको कोई प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका टोटल वॉल्यूम तो V था, मगर ये सपोज V/2 वॉल्यूम ही सिर्फ डूबा हुआ है लिक्विड के भीतर, ठीक है, V/2 ही डूबा हुआ है। तो अगर इस लिक्विड का डेंसिटी अगर मैं ρ लिखूं तो इस केस में देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में दो फोर्स काम कर रहा है। एक तो है जो कि वेट है, ठीक है, जो वेट है जो कि mg होगा, और एक है सिंस ये फ्लूइड में है तो फ्लूइड इसको अपोज करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसको हम लोग बाइंड फोर्स बोलते हैं। एंड दिस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसके लिए करूं तो ये हो जाएगा V/2। मतलब ये V इनसाइड मतलब क्या लिखना है? ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे V इनसाइड लिखा है। तो ये हो जाएगा V/2 रो इंटू जी, ये लिखेंगे इसके लिए। अब सपोज यही वाला अगर ऊपर की तरफ ए एक्सलेशन से जाता, इस कंटेनर में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एंड अगर ये ए एक्सलेशन से ऊपर जाएगा तो बाइंड फोर्स क्या होगा? बाइंड फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। बाइंड फोर्स होगा V/2 रो, ये हो जाएगा G प्लस ए। तो बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा, बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि अगर पहले B=mg था, B=mg होगा तभी ये फ्लोट कर रहा है। B अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, mg अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आपने जैसे ही एक्सलेट किया तो B बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का चांस है, ठीक है। तो उस तरह से अगर ये नीचे की तरफ अगर एक्सलेट करके आएगा तो यहाँ पे G-a लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे G इफेक्टिव लिखा है G प्लस ए एंड G-a के लिए, राइट। ठीक, बहुत बार आपको पूछा जाता है जैसे कि ओके चलो ये उस अभी और कॉम्प्लिकेटेड कोई टॉपिक पे नहीं जाएंगे। नाउ लेट अस गो टू थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या चीज हमें जानना है वो है कि देखो थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, देखते हैं थोड़ा। तो सपोज अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दिया, ठीक है,
अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने हीट दिया, उसको आपने हीट दिया, तो इस हीट को लेके ना ये क्या क्या चीज हो सकता है। देखो, एक तो हो सकता है कि इसका इंटरनल एनर्जी पूरा बढ़ जाए, हो सकता है कि ये गर्म हो जाए, मतलब हीट ले लिया और ये गर्म हो गया, बस इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। दूसरा हो सकता है कि जैसे ही आपने हीट सप्लाई किया, तो हो सकता है कि हीट सप्लाई करते ही देयर इज ए चांस दैट इट में एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक क्या होगा कि हो सकता है वो हीट हो जाए, हो सकता है वो एक्सपैंड हो जाए, हो सकता है दोनों ही हो जाए। तो हम इसको दोनों को एक साथ हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अच्छा यहाँ पे और एक चीज हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया कि इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, दूसरा हो सकता है कि एक्सपैंड हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि ये अपना फेज को ही चेंज कर ले, ये फेज को ही चेंज कर ले। अगर सपोज ये सॉलिड था तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड था तो गैस हो जाएगा। तो ये तीन चीज हो सकता है, तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ये जो डेल्टा यू, क्यू एंड डेल्टा यू का रिलेशन हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, जो अगले क्लास में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ये जो फेज चेंज हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट देते हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देंगे तो उसका एक्सपेंशन होगा। ये एक्सपेंशन हम लोग का तीन टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपेंशन तीन टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है लीनियर एक्सपेंशन हो, मतलब आपने क्या किया कि आउटसाइड को रोक दिया, सिर्फ लीनियर, उस ऑब्जेक्ट को सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में ही उसको बढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, मान लो जैसे रॉड आपने हिट किया और सपोज ये थोड़ा लंबा हो गया, तो ये कितना इसका लेंथ बढ़ा, दैट चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू एल ओरिजिनल, जो उसका ओरिजिनल लेंथ था, इनटू अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब पहले ये सपोज 25 डिग्री सेल्सियस का था, अब आपने कर दिया इसको 100 डिग्री सेल्सियस, अब इसको आपने कर दिया, तो 100 माइनस 25 75 हो जाएगा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। तो ये अल्फा इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, देन वी हैव, ये भी हो सकता है कि अगर ये लीनियर ऑब्जेक्ट ना होके अगर ये चपटा ऑब्जेक्ट हो, चपटा ऑब्जेक्ट बोले तो जैसे एक स्क्वायर प्लेट ले लिया, एक डिस्क ले लिया, ठीक है, तो उस केस में उसका एरिया बढ़ेगा। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो इसके लिए हम लोग जो इंक्रीज इन एरिया जो होता है उसको लिख सकते हैं ओरिजिनल एरिया इंटू बीटा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा थीटा तो चेंज इन टेम्परेचर एंड बीटा क्या है? बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, राइट? देन और एक केस हो सकता है जिसमें कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा भी, देखो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर 3D ऑब्जेक्ट रहेगा तो एरिया होगा, अगर 2D ऑब्जेक्ट रहेगा तो लीनियर बढ़ेगा, अगर 1D ऑब्जेक्ट रहा तो सिंपल एज दैट। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं V गामा डेल्टा थीटा, यहाँ पे गामा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाउ अगर मीडियम अगर आइसोट्रोपिक है, अगर मीडियम अगर होमोजेनियस है, ठीक है, अगर होमोजेनियस मीडियम का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट का हर डायरेक्शन में इक्वल एक्सपेंशन। अगर होमोजेनियस मीडियम है तो अल्फा, ये बीटा अल्फा एंड गामा के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कि गामा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। याद रखना ये हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि जो ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो हर डायरेक्शन में इक्वल एक्सपांड कर रहा है। अगर इक्वल एक्सपांड नहीं करेगा तो इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंशन। नाउ आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, चलो आपने स्ट्रेस तो पढ़ा ही होगा। स्ट्रेस जो डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे तो सपोज हम एक ऑब्जेक्ट, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हम लोग का रॉड है, मेटल रॉड है, एक हम लोग के पास मेटल रॉड है। हमने क्या किया? इसको हीट किया, हमने इसको हीट किया, ठीक है, एंड इसका लेंथ है L, इसका ओरिजिनल लेंथ है L,
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है, तो सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर था θ1, अब मैंने हीट किया तो इसका टेम्परेचर θ2 हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपेंड किया है कि नहीं। अच्छा, जब हमने इसको हीट दिया तो इस पे कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, इस रॉड के भीतर में स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, आपको बताना है कि आपको बताना है क्या स्ट्रेस जीरो है कि स्ट्रेस नॉन जीरो है। ये दो चीज में आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, बाकी किसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम बता देंगे। क्या स्ट्रेस डेवलप हुआ कि नहीं डेवलप हुआ वो बताओ, ऑल ऑफ यू। सिर्फ ये दो ऑप्शन में से बताना है। ट्राई टू आंसर इट। हाँ, आप सोचो, जो भी आपको लगता है आप बोलो, ठीक है। आपका आंसर सुन के मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ पे गलत या कहाँ पे सही बोल रहे हो, वो मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बताओ, एनीवन? आपको सिर्फ इतना बताना है कि हमने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये एक्सपांड कर रहा है, ठीक है। आप एक चीज देखो कि ये आपने इसमें जब हीट सप्लाई किया तो ये एक्सपेंड किया, तो स्ट्रेस क्या होगा उस टाइम पे, इसके भीतर में जो स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, वैसे स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा, बस इतना छोटा सा सवाल, तो छोटी छोटी बातें बताओ। ओके, चिन्मय जी कुछ बोलना चाहते हैं? बताओ। सर स्ट्रेस डेवलप होगा और हाँ डेवलप होगा। क्योंकि वो एक्सपेंड होना चाहता है इसीलिए। सर हाँ, एक्सपेंड होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाएगा उसका, तो रेडियस और उसके एरिया पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो स्ट्रेस तो उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए पड़ेगा स्ट्रेस। ठीक है, देखते हैं। देखो, हो क्या रहा है कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है कि देखो, स्ट्रेस लगता कब है, स्ट्रेस का मतलब होता है जब ये भीतर, जब इंटरनल फोर्स आपको रोके, जब इस रॉड का इंटरनल फोर्स आपको इसका लेंथ को चेंज होने से रोकेगा, तभी स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप का मतलब सिंपली होगा कि देखो, आपने हीट सप्लाई किया तो ये रॉड ये एक्सपेंड होना चाहता है, ठीक है। आपने इसको एक्सपेंड करने दिया कि जाओ एक्सपेंड हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है, आपने कोई टेंशन ही नहीं लिया, इसका जो मटेरियल है ये कोई टेंशन ही नहीं लिया। देखो, आपने इस रॉड को हीट किया, ये एक्सपेंड होना चाहता है, ठीक है, एक्सपेंड करो। इसने छोड़ दिया कि ठीक है तुम लोग एक्सपेंड हो जाओ, ये एक्सपेंड हो गया, खत्म, भीतर में कोई स्ट्रेस ही नहीं लगने वाला। अरे स्ट्रेस तब लगेगा ना जब भीतर का मटेरियल सब इसको रोकेगा स्ट्रेस होने से। आप समझो, सपोज ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड रखा हुआ था, आपने हीट दिया, वो एक्सपेंड कर गया, खुशी खुशी कर गया, तो इसके भीतर में तो कोई कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, नो स्ट्रेस विल बी डेवलप, कोई स्ट्रेस ही डेवलप नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो करना चाहता है आपने करने दे दिया, ये एक्सपेंड करना चाहता है आपने करने दे दिया। अगर आप रोकते तभी तो स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अगर आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे और हीट दे दोगे तो ठीक है, इंटरनली कोई अपोजिशन नहीं होने वाला इसका, इंटरनली इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लगने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि ये जब स्ट्रेच कर गया, ये जब एक्सपेंड कर गया, एरिया छोटा हो गया, तब आप बोलोगे कि भैया अब जो स्ट्रेस है वो इतना हो गया, बट वो स्ट्रेस उसको रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, तो स्ट्रेस विल बी जीरो। अब स्ट्रेस नॉन जीरो कब होगा, देखो, स्ट्रेस नॉन जीरो तब होगा जब आप इसको क्या करोगे कि सपोज एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, एंड आपने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, दो वॉल के बीच में इसको एकदम फिक्स कर दिया, ठीक है, इस दो वॉल के बीच में आपने इसको फिक्स कर दिया। अब आप इसको हीट कर रहे हो, तो अब ये बेचारा एक्सपेंड होना चाहता है मगर आप करने नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे भीतर में स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। ये थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप हो रहा है, when you are not allowing the rod to expand,
ऑन हीटिंग, आप हीट कर रहे हो, वो बढ़ना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, आप इसको नहीं बढ़ने दे रहे हो बिकॉज आपने दोनों ही एंड पॉइंट को रोक के रख लिया है, आपने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेस को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्लियर? जैसे आप एक चीज समझो, देखो इसका मैं और एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सपोज एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इस रॉड को आप फोर्स लगा रहे हो, सपोज ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, आप इस पे एक फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाए तो ठीक है, फोर्स लगाया, ये मास आपके साथ चला गया, ये चला जाएगा, मतलब क्या होगा, भीतर में कोई इंटरनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई इसको अपोजिट नहीं कर रहा है। आपने फोर्स लगाया, आप इस रॉड को खींचना चाहते हो, ये रॉड, और हमने बोल दिया जाओ खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसको खींच दिए, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा नहीं, आप खींच रहे हो, ये भाग गया। बट अब सोचो कि उसी रॉड को अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं, अगर मैं एक वॉल के साथ फिक्स कर दूं, अब मैं बोलूंगा कि अब तो खींच, अब आप इसको खींचोगे और ये अब आपके साथ नहीं जा रहा है, तब इसके भीतर में स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर? तब इधर में स्ट्रेस डेवलप होगा। यहाँ पे जब आप हीट अप्लाई कर रहे हो, ये दोनों साइड में एक्सपेंड होना चाहता है, आप रोक रहे हो, इसलिए आप जो रोक रहे हो, इसका सिंपल मतलब ये है कि रॉड के भीतर में एक थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ है, एंड इस थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रॉड लिए हैं, तो रॉड के लिए यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, F/A इंटू डेल्टा L/L होता है ना, तो F/A के बदले हम लोग लिख देते हैं स्ट्रेस बाय डेल्टा L/L। ना हमें पता है कि अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ L अल्फा डेल्टा थीटा होता है, तो इससे हम लोग का स्ट्रेन क्या आया, ये जो थर्मल स्ट्रेन, मतलब उस हीटिंग की वजह से कितना स्ट्रेन डेवलप होना चाहता है, अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो और आपको चाहिए स्ट्रेस, तो आप इसमें उसके साथ लिख दो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू थर्मल स्ट्रेन, तो y इंटू थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, y अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसको आप जानते हो, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, इट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, राइट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंशन का केस। नाउ हम लोग देखते हैं फेज चेंज का हम लोग फेज चेंज का केस देखते हैं। देखो आपके पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड फेज में है, ठीक है। कितना फेज होता है, वैसे 4-5 फेज होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सिर्फ इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड स्टेट में है, एक ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड स्टेट पे है, आप इसको क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो। तो हीट सप्लाई करते ही ये सॉलिड क्या होगा, ये इसका टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, इसका पहले टेम्परेचर बढ़ेगा। ये टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट बढ़ते जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब अभी भी सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर पे आ जाएगा जबकि उसके बाद अगर आप और हीट सप्लाई करोगे तो वो सॉलिड से अब वो लिक्विड फेज में आ जाएगा, वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जब हीट सप्लाई किया तो पहले ये जो सॉलिड है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एंड ये कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि इसका मेल्टिंग पॉइंट पे ना आ जाए, जब तक इसका मेल्टिंग पॉइंट ना आ जाए। अब अगर आप इसको और हीट दोगे तो अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद अब क्या होगा, अब ये इस स्टेट पे नहीं रहेगा, नाउ इट विल स्टार्ट चेंजिंग इट्स फेज, ठीक है। तो अब ये फेज को चेंज करेगा एंड ये जो फेज चेंज कर रहा है सॉलिड से लिक्विड, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे करता है एंड ये टेम्परेचर कौन सा होता है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड पे चेंज होगा, ठीक है। बट आपकी दुष्टता अभी तक खत्म नहीं हुई है, आपने क्या किया, इसको आप और हीट कर रहे हो, अब शांति नहीं हो रहा है, आप इसको और हीट कर रहे हो। तो और हीट करोगे तो क्या होगा, अब ये जो सॉलिड था वो तो अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो हार मान गया, वो अपना स्टेट को चेंज करने लगा। स्टेट जब वो अपना स्टेट चेंज कर रहा था तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहा था, ठीक है। तो अब सपोज आप इसको और हीट कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, लिक्विड भी अब अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा, उसका जो भी टेम्परेचर था मेल्टिंग पॉइंट से, अब वो और टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा। आप हीट लगातार सप्लाई कर रहे हो, राइट। तो
ये टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कब तक बढ़ेगा? जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए, ठीक है, जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए तब तक ये लिक्विड अपने टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, लिक्विड स्टेट पे रखे, ठीक है। एंड आप अभी भी हीट देते जा रहे हो। अब क्या होगा कि अब लिक्विड भी अपना स्टेट चेंज करने लगेगा, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे अपना स्टेट को चेंज करेगा एंड ये गैस पे आ जाएगा। अब गैस का अपना टेम्परेचर हो गया, गैस का इनिशियल टेम्परेचर क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। गैस का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। बट आप अभी भी नहीं रुके हो, आप इसको फिर भी हीट देते जा रहे हो, तो अब गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। एक्चुअली ये अगर आप इतना इसको हीट दोगे तो ये बेचारा एक सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट एक सुपर हीटेड एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम उतना एनर्जी नहीं देते हैं, वहां तक हम लोग शांत हो जाते हैं, ठीक है, हमारी मनोकामना वहां पे जाने के बाद स्टॉप हो जाती है। तो ये जो चीज है ना, ये जो फेज चेंज हुआ, ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ कुछ पॉइंट जानना है। पहला पॉइंट कि जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट द चेंज इन स्टेट, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। m क्या हो गया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। s क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सॉलिड लिक्विड, आप जो भी लो, ठीक है। जब देखो तीनों का ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक मोमेंट पे, तो जब भी टेम्परेचर सिर्फ चेंज होगा सेम स्टेट पे रह के, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें s क्या होगा? स्पेसिफिक हीट, ये s हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि आप मतलब कितना हीट दे रहे हो एक केजी ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप जितना हीट दोगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये हो गया जब हमने टेम्परेचर को हम चेंज करा रहे थे एंड स्टेट हमारा सेम था। दूसरा, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है बट उसका फेज चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तब हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे ml। इसमें m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। l क्या है? लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट दो टाइप का हो सकता है। लेटेंट हीट हो सकता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ, बताओ, देखो इसमें एक मेल्टिंग हो रहा है, एक बॉइलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली ले लो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। ये सब आपको दिया जाएगा। बेसिकली आपको दिया जाएगा कि वेपोराइजेशन का कितना है, मेल्टिंग का कितना है, ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ आइस के बारे में अगर बात करें तो ये होगा 80 कैलोरी पर क्या होगा? पर ग्राम, ठीक है। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? 540 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज ओनली फॉर वाटर, दिस इज ओनली फॉर वाटर। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका एक ग्राफ भी बनाया जाता है, बहुत बार ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें देखो हम लोग थीटा वर्सेस हीट, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सपोज एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या हो सकता है कि देखो पहले तो जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जाने के बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा एंड यहाँ पे वो फेज चेंज करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर जब उसका फेज चेंज हो गया, उसका जब फेज चेंज हो गया, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड फेज होगा। जब ये यहाँ पे हो गया, अभी आप फिर भी हीट देते जा रहे हो तो उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। तो देखो सॉलिड हो गया, फिर इस टाइम पे उसका फेज चेंज हो रहा है एंड उसके बाद वो लिक्विड बन गया, तो यहाँ से यहाँ ये लिक्विड बन गया, ठीक है। एंड उसके बाद आप उसको फिर से हीट कर रहे हो तो वो अभी क्या हो जाएगा? वो लिक्विड प्लस गैस। देखो यहाँ से यहाँ ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, तो यहाँ पे लिक्विड एंड गैस दोनों ही स्टेट में एक साथ रह सकता है। उसके बाद आप इसको और हीट कर रहे हो तो अब ये कंटिन्यूअसली चला जाएगा। तो
यहाँ पे ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम। इसको टेम्परेचर फेज डायग्राम भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि फेज कैसे चेंज हो रहा है। तो जहां जहां पे इंक्लाइंड है, देखो जहां जहां पे इंक्लाइंड है उसके लिए जो हीट सप्लाई है उसका फॉर्मूला लेना है ms डेल्टा थीटा, एंड जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल है ये ml लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है इट विल रिप्रेजेंट फेज चेंज, एंड जो इंक्लाइंड वाला लाइन है इट विल रिप्रेजेंट टेम्परेचर चेंज। फाइन, एंड जो चीज हमने इस तरफ जाने वाले डायरेक्शन के लिए लिया था, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, सेम चीज देखो, हमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने के लिए हमें हीट देना पड़ा, राइट, हमें देना पड़ा। अगर आप ये उल्टा करोगे ना तो ये हीट रिलीज होगा, दिस हीट विल बी रिलीज्ड, दिस हीट विल बी रिलीज्ड, एंड सेम फॉर्मूला लगेगा इसके लिए। ठीक है, सेम फॉर्मूला, मतलब जो 80 कैलोरी पर ग्राम है जो आइस से वाटर जाने के लिए, वही वाटर से आइस पे होने के लिए सेम आपका लेटेंट हीट लगेगा, बट ओनली एक जगह अगर एब्जॉर्प्शन है तो दूसरी जगह पे क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास 10 ग्राम का आइस है। अच्छा, आपको एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह लगाना है, ठीक है, मतलब हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो सपोज हमारे पास 10 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड ओके, आप इसमें हीट सप्लाई किए, सपोज मैंने इसमें हीट सप्लाई किया है 100 कैलोरी, मैंने 100 कैलोरी हीट सप्लाई किया इस आइस को, तो बताओ कि फाइनल, सपोज ये हमने क्या किया ना, एक कंटेनर में आपने एक आइस का ब्लॉक ले लिया, 10 ग्राम आइस, इतना प्यार से कोई आपको फिगर बना के नहीं दिखाएगा, बट आपको एज्यूम करना है कि अगर दिया गया कि आइस है तो बताओ फाइनल मिक्सचर क्या होगा। तो आप इसको एज्यूम कर लेना कि भैया हमने एक तो खाली एक तो ये लिया है, कटोरा लिया है, उसमें हमने 10 ग्राम का आइस लिया है, ये -10 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, हमने इसको 100 कैलोरी हीट दिया, तो बताओ कि फाइनल मिक्सचर क्या होगा, फाइनल जो भी बनेगा क्या बनेगा, ऑल ऑफ यू डू इट। फाइनली जो बनेगा क्या बनेगा, मतलब कितना आइस होगा, कितना वाटर होगा, या पूरा मेल्ट कर जाएगा, पूरा वाटर बन जाएगा, अगर बनेगा तो कितना टेम्परेचर होगा, बोलो, ये हर कोई करो। बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट। अच्छा, आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट गिव मी सिग्नल दैट यस वी आर डूइंग इट। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या डाटा चाहिए मैं बता रहा हूँ, अगर अगर आपको कुछ डाटा अगर जानना है तो वो मैं पहले से बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। वैसे ये इक्वल नहीं होता है, फिर भी हम इक्वल ले रहे हैं। इट इज इक्वल टू क्या होता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना लेना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या लेना है, 80 कैलोरी पर ग्राम, दिस इज फॉर वाटर, ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या लेना है, 540 कैलोरी पर ग्राम। ये डाटा तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में नहीं आए, ये क्वेश्चन में बहुत हो सकता है ना दिया जाए, इस डाटा को आपको याद रखना है। दिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट वाटर, ठीक है। चलो इसको 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 जल्दी से करके हम दिया था वो आइस का, एनीवन
नो, नोबडी हैज डन इट। किसी ने कोशिश भी नहीं किया। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। देखो अच्छा, क्या मैं उसका आंसर बताऊं कि नहीं बताऊं? आप लोग जब कुछ कोशिश भी नहीं किए हो तो वेदर मैं उसका आंसर बताऊं कि नहीं बताऊं? अगर नो बोलोगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊंगा, यस बोलोगे तो मैं बताऊंगा। यस, सिर्फ 3 लोगों ने बोला यस, बाकी लोग का जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए करना है, दिमाग लगाते जाना है, यही काम करना है। ठीक है, देखो हम लोग को क्या दिया गया था, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को हमारे पास क्या था, 10 ग्राम का आइस था एंड इसका इनिशियल स्टेट क्या था, सॉलिड स्टेट था। 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, राइट। ठीक है, तो हम इसको हीट सप्लाई किए थे कितना, 100 कैलोरी। ठीक है, तो देखो अभी जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो पहला चीज ये क्या करेगा, पहला चीज ये होगा कि ये जो है 10 ग्राम आइस, पहले तो ये 10 ग्राम आइस 10 ग्राम आइस ही रहेगा। ये 10 ग्राम आइस ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आने का कोशिश करेगा। ऑलवेज इन लोगों का जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो ये 10 ग्राम आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे था, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आने का कोशिश करेगा। तो देखो इसके लिए अगर ये -10 से 0 हुआ तो इसको कितना हीट चाहिए, इसको हीट चाहिए 10 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हाफ इंटू 10, है कि नहीं, 0 -10, तो इसको कितना चाहिए, इसको 50 कैलोरी हीट चाहिए। इसको 50 कैलोरी हीट चाहिए था -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए। तो ठीक है, आप तो 100 कैलोरी दे रहे थे, तो ठीक है, ये 50 कैलोरी लेके और ये यहां तक पहुंच गया। अब इसके पास कितना हीट बचा, 50 कैलोरी, तो यहाँ पे इसका खत्म हो गया, -50 कैलोरी। अब आप इसको भूल जाओ, अब आप इसको और मत देखो। अब आप देखो कि आपके पास 10 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस है एंड इसको अब आप कितना हीट दे रहे हो, 50 कैलोरी, क्योंकि 50 कैलोरी तो ऑलरेडी खत्म हो गया। अब आप ये जो इनिशियल स्टेट था उसको भूल जाओ। अब आप इसको देखो कि अब आपके पास 10 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 कैलोरी हीट दे रहे हो। तो अब सिंस ये ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है, ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है, ये जो सॉलिड स्टेट है, अब अगर इसको हम हीट देंगे तो अब ये अपना फेज चेंज करेगा, क्योंकि अब ये और 0 डिग्री सेल्सियस है और अभी टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ा सकता है, इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब वो अपना फेज चेंज करेगा, राइट। ठीक है, तो अब देखो ये अगर आप अपना फेज चेंज करेगा सपोज, तो 10 ग्राम आइस को, 10 ग्राम आइस, आप एक चीज सोचो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होने के लिए लगेगा 80 कैलोरी, है ना। 1 ग्राम को कन्वर्ट होने के लिए 80 कैलोरी लगेगा, बट आप तो 50 कैलोरी लगा रहे हो। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आइस जो है वो मेल्ट नहीं होने वाला, वो कुछ आइस मेल्ट होगा। अभी कितना आइस मेल्ट होगा, सपोज x ग्राम आइस मेल्ट हुआ, तो आप सिर्फ लिखो कि x ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए आपको कितना हीट चाहिए, यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए आपको चाहिए 80 कैलोरी, तो x ग्राम को मेल्ट करने के लिए आपको चाहिए 80x। अब ये 80x किसके बराबर होगा, ये 80x आपके पास जो बचा खुचा जो भी हीट है यही होगा, तो ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आया 5/8, तो 5/8 ग्राम का आइस क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। देखो ये 5/8 ग्राम का आइस ये मेल्ट हो जाएगा, ये वाटर फॉर्म में आ जाएगा। एंड रिमेनिंग जो बचता है 10 ग्राम में, अगर इसको माइनस कर दो, 5/8 को माइनस कर दो, उतना ग्राम आइस होगा। मतलब कंटेनर में, ये जो कंटेनर में अगर आप इसको रखे थे ना, इनिशियली आप जो इसको रखे थे, तो आपने जब इसको हीट दिया, ये 100 कैलोरी जब हीट दिया, तो फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा, उसमें कुछ वाटर होगा। कितना वाटर होगा, इतना वाटर होगा। कितना आइस होगा भाई, 10 ग्राम से इतना वाटर को माइनस कर दो, उतना ग्राम आइस होगा, तो आइस का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। एंड इसमें आपको क्या करना है ना, आपको इसको प्लस माइनस करते जाना है, आपको इसको प्लस माइनस करते जाना है।
इसको करने का और भी बहुत शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। उसके लिए आपको मगर ये कैलकुलेशन सब फास्ट होना चाहिए, तो ये बहुत इजी से होता जाता है। जैसे अगर मैं 1000 कैलोरी देता, सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन में अगर हम इसको 1000 कैलोरी देते, सपोज ये जो 10 ग्राम आइस था, 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया, इसको 1000 कैलोरी हीट दिया। अब हमको फाइनल टेम्परेचर जानना है, मतलब फाइनल मिक्सचर जानना है। तो आप एक एक करके लो। देखो इसको आप ऐसे ही अंदाजे से इसको आप आराम से बता सकते हो कि देखो यहाँ पे सबसे पहले ये अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ये पहले अपना टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ा के कहां तक लाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से यहाँ इसने कितना, इसको कितना हीट चाहिए, इसको 50 कैलोरी हीट चाहिए, ठीक है। तो इसको 50 कैलोरी हीट चाहिए, ऑलरेडी ये वाला कैलकुलेट कर चुके थे, तो 50 कैलोरी हीट चाहिए। आपके पास तो 1000 कैलोरी है, तो ठीक है, ये मतलब ये यहाँ तक कंप्लीट आ गया, ये कंप्लीटली ये वाला स्टेज उसने पार कर दिया। अब 10 ग्राम आइस, अभी भी आपके पास बहुत हीट बचा हुआ है, तो अब इसके बाद वाला क्या होगा, अब यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज होके क्या होगा, 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि फेज चेंज जब भी होता है तब टेम्परेचर सेम रहता है, मेल्टिंग पॉइंट पे वो अपना फेज चेंज करेगा सॉलिड से लिक्विड पे। तो 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आने के लिए उसको कितना हीट चाहिए, ये आने के लिए उसको हीट चाहिए 10 ग्राम इंटू 80, दैट इज उसको चाहिए 800 कैलोरी उसको हीट चाहिए, राइट। जबकि आपके पास कितना बचा है, 1000 में से 50 गया, आपके पास बचा था 950, ठीक है, और आपको कितना चाहिए 800, तो सफिशिएंट हीट है, मतलब कि वो ये स्टेज भी कंप्लीट कर गया, वो ये स्टेज भी कंप्लीट कर गया। बट उसके लिए उसको कितना हीट देना पड़ा, उसको 800 देना पड़ा, तो अब उसके पास 150 कैलोरी हीट बचता है इस स्टेज पे जाके। अब इस स्टेज के बाद इसको आप हीट कर रहे हो, तो अभी इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा कि 10 ग्राम वाटर जो है वो अब अपना वो वाटर ही रहेगा, ये वाटर ही रहेगा, एंड ये थीटा डिग्री सेल्सियस पे चेंज होगा। 10 ग्राम वाटर जो है वो अभी हीट हो जाएगा, 10 ग्राम वाटर इट विल बी हीटेड, ठीक है। तो 10 ग्राम वाटर थीटा डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए कितना हीट चाहिए इसको, इसके लिए हीट चाहिए इसको 10 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है 1 इंटू थीटा माइनस 0, दिस tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू 150, है ना, क्योंकि उसके पास इतना ही हीट बचता है। तो ये इसमें थीटा देखो कि कितना आ रहा है, थीटा आएगा 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि फाइनल जो मिक्सचर होगा, फाइनल जो कंटेनर होगा ना, उसमें सिर्फ वाटर ही वाटर होगा, इसमें 10 ग्राम वाटर होगा एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ये थीटा 100 से ज्यादा आता, अगर ये थीटा 100 से ज्यादा आता, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा वाटर पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होके अब वो फेज चेंज स्टार्ट करेगा। नहीं आया समझ में, सपोज ये 1500 कैलोरी होता बच के, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1500 करते हैं, तो थीटा क्या आता 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि पूरा 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो गया, एंड अब इसके बाद वो अपना फेज चेंज करेगा, वो वाटर से अब वो बॉयल होना शुरू हुआ, अब वो हम लोग का कहां तक जाएगा, अब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब कितना कन्वर्ट होगा, 10 ग्राम ही कन्वर्ट होगा कि नहीं, वो सब आप देखना है यूजिंग दैट 540 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500, जो भी बचता है उसको इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन अच्छा, आप लोग का एनी स्पेसिफिक डाउट बताओ, ऑल ऑफ यू, कौशिक, चिन्मय, अभिप्सा, आशुतोष, भार्गवी, रितेश, अविनाश, बताओ एनी स्पेसिफिक डाउट, इतने सारे लोग हैं, सबका नाम ओके। चिन्मय जी का डाउट है, चलो बताओ चिन्मय जी। सर कोई भी चैप्टर से पूछ सकती हूँ? हाँ कोई भी चैप्टर से पूछो, किसी भी सर? चैप्टर से, हाँ बोलो बोलो। सर वो जो एरर कैलकुलेट करते हैं वो समझ नहीं आता। एरर कैलकुलेट करते हैं वो समझ में नहीं आता है। सर यस, एरर कैलकुलेशन। ओके
ओके ठीक है। ये एरर कैलकुलेशन का मैं देखता हूँ, एक दो तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास का डिमांड किया है, देखते हैं तब बहुत सारा चीज आ जाएगा। आप लोग नोट करके रखना कि अभी तक आप लोग का जो भी चीज है ना वो सब टॉपिक सब आप लोग याद करके रखना। कभी एक दिन 1 घंटे का क्लास लेके और उसमें हम लोग वो छोटे छोटे टॉपिक को 10 मिनट के अंदर खत्म करते जाएंगे। देखो ये एरर के बारे में मैं इसमें बता दे रहा हूँ। अच्छा, किसी और को इस पर्टिकुलर चैप्टर से एनी डाउट? चिन्मय जी, आपको इस चैप्टर से एनी डाउट अभी? फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हाँ सब, पर मैंने ये चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है तो डाउट नहीं है अभी। ओके ठीक है। बाकी लोग, बाकी इस चैप्टर से एनी डाउट? अदरवाइज आई विल टेल समथिंग अबाउट दिस एरर। नो सिग्नल, गुड, तो फिर चलते हैं। ओके देखो ये एरर में आपको बेसिकली दो चीज जानना है। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होगा एब्सोल्यूट एरर, और एक होता है रिलेटिव एरर। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि हम लोग जैसे लिखते हैं ना कि अगर सपोज हमने किसी को मेजर किया, कोई एक चीज को मेजर किया, तो वो हुआ 5 ± 0.5 मीटर, हमने ऐसा लिखा। इसको लिखने का मतलब ये है कि भैया हमने जो मेजर किया है उसमें बहुत सारा अनसर्टेनिटी है। एक रेंज आपने बता दिया। आपने रेंज क्या बताया कि हमने रेंज बताया 5.5 से मतलब 4.5, मतलब 5 से 0.5 माइनस करो एंड 5 से ये इसको माइनस करो, तो 4.5 टू 5.5 मीटर। मतलब इसको लिखने का ही मतलब होता है कि जो लेंथ है जो हमने कैलकुलेट किया है, जितना बार भी एक्सपेरिमेंट लिया है, हर बार रिजल्ट हम लोग का 4.5 से 5.5 के बीचों बीच है। मतलब बीचों बीच नहीं, इसके बीच में लाई करता है जितना सारा रिजल्ट है, तो इसलिए उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे ये जो प्लस माइनस जो हमने लिखा है ना, इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। दिस इज प्लस माइनस। ये जो प्लस माइनस के बाद जो भी टर्म हम लोग यूज करते हैं इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एंड ये जो 5 है इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। एंड ये जो 0.5 हो गया वो हो गया एब्सोल्यूट एरर। एंड अगर ये डेल्टा एक्स मतलब एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन। अब आपका बहुत टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अगर मान लो आपको बोल दिया कि जैसे सपोज एरर कैलकुलेशन जो होता है, एरर कैलकुलेशन में बेसिकली क्या होता है, सपोज ये L1 डैश हो गया, L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 एंड L2 डैश हो गया L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट एरर ये हो गया। अगर आपको इन दोनों मेजर्ड क्वांटिटी को अगर आपको प्लस करना है तो ट्रू वैल्यू तो हमेशा प्लस माइनस ही होता है, बट ये जो एब्सोल्यूट एरर है ये हमेशा ऐड होगा। ये हमेशा ऐड होगा मींस कि अगर आप इसको माइनस भी करोगे, अगर आप इसको माइनस भी करोगे तो ये ट्रू वैल्यू तो वही होगा जो आप करना चाहते हो। ये जो ट्रू वैल्यू के बीच में वही ऑपरेशन होगा जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, बट ये जो एब्सोल्यूट एरर जो है इट विल ऑलवेज बी एडेड। द रीजन बिहाइंड दिस कि आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द एरर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कुछ एरर था, ये यहाँ पे सपोज 20% एरर था और इसमें सपोज 50% एरर था। भाई आप दोनों को जोड़े हो तो आपको तो ये दोनों का दोनों इतना एरर तो आप एक्स्ट्रा मिल गया आपको, तो इसीलिए उसमें एरर 50% हो जाता है। तो ये वाला ये हो गया एरर का सब्ट्रैक्शन एडिशन। उस तरह से एरर को जब हम किसी मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तब रिलेटिव एरर सेम होता है। रिलेटिव एरर सेम होने का मतलब है कि अगर मैं L1 डैश एंड L2 डैश को प्रोडक्ट करता हूं तो ट्रू वैल्यू तो वही होगा जो हमें चाहिए। एंड यहाँ पे L1 L2 एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा L1 बाई L1 प्लस डेल्टा L2 बाई L2 करेंगे। ये रिलेटिव एरर हम लोग हमेशा प्लस करेंगे। आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ट्रू वैल्यू तो यही होगा प्लस माइनस L1 बाई L2 एंड ये वाला यही आएगा जो इस ब्रैकेट के भीतर में था। तो ये सिंपल हम लोग का एरर कैलकुलेशन एरर ऑपरेशन है। एंड बहुत बार आपको ऐसा पूछा जाता है कि सपोज अगर कोई भी एक क्वांटिटी है y इक्वल टू AB² बाई C√D ऐसा दे दिया और बोला गया हर एक का आपको एरर दिया गया रिलेटिव एरर, आपको बोला गया कि y पे एरर निकालो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
हर एक का एरर निकालने के लिए डेल्टा ए बाई ए प्लस इसका जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 डेल्टा बी बाई बी एंड देयर विल नॉट बी एनी, ये डिवीजन का हमें कोई असर नहीं होता है, आप डिवीजन लो या प्रोडक्ट लो, हर एरर को हर एरर ऐड होता जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी। तो ऐसा करके हम इसका एरर निकाल सकते हैं। ये रिलेटिव एरर हो गया। एक बार अगर रिलेटिव एरर पता चल जाए तो एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालेंगे कैसे, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू दिस y इनटू डेल्टा y बाय दिस। ठीक है। यस आपका कोई इसमें एरर कैलकुलेशन में और कोई स्पेसिफिक डाउट था क्या, बताओ। सर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो और रहा कुछ डाउट इसके अलावा, नहीं मतलब किस चीज में प्रॉब्लम होता है जल्दी बताओ। सर वही एरर कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चंस, के लिए जो प्लस देखो कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं हो रहा है तो ओके। एनीवे आप सबको बता दे रहे हैं कि ये जो डाउट गंगा बोल के एक ऐप है iBooks का, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, मैं अभी वो डाउट गंगा को मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं उसका प्रॉब्लम सबको अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होता है ना तो आप फोटो खींच के या उसमें मतलब आपको जो भी डाउट होता है उसको आप एक्सप्लेन करके आप उसमें डाल देना, तो उसका आंसर आपको एटलीस्ट मेरा जब क्लास सब नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा फ्री मिलता ही हार्डली 1 या 2 आवर के अंदर मैं उसको आपको सॉल्व करके उसका ऑडियो सॉल्यूशन या उसको करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो डाउट गंगा ऐप का इस्तेमाल करो, जो भी डाउट हो उसमें बहुत सारा आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज फ्री टू यूज ऑब्वियसली। तो देखो उसमें फिजिक्स मैं देख रहा हूँ, फिजिक्स एंड मैथ्स मैं देख रहा हूँ, तो जो भी डाउट हो उसमें आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी शायद आप लोग का क्लास है, इसके बाद हम लोग, ठीक है चलो, कुछ भी डाउट हो तो उसमें डाउट गंगा ऐप में डाल देना। ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड give it to you with proper explanation. Thank you.